हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ दो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे उसके बाद चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। ओके बच्चों, और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। तो देखिए सारे बच्चे देखेंगे बेटे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक न्यूमेरिकल थ्योरम देखेंगे सारे बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। सारे बच्चे जो है बुक में इसको देखेंगे, ठीक है। सी, तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों, एक बुलेट है, 10 ग्राम की बुलेट है, वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है। सी, कोई ये वुडन ब्लॉक है, राइट। इसमें ये कोई बुलेट है, ध्यान देना, ये आपकी ट्रेवलिंग कर रही है। 10 ग्राम इसका मास दे रखा है, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट कितना है? 10 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मास की जैसा यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम होती है। मास की ऐसा यूनिट जो होती है हमारी क्या होती है बेटे? किलोग्राम होती है, राइट। ठीक है, तो ये आपकी चल रही है बेटे कितनी स्पीड से? 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गई, राइट। मतलब जब ये इस पर टकराई उसके बाद इसकी स्पीड 150 मीटर पर सेकंड थी, तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई, राइट। तो लेट्स से कि ये पेनिट्रेट कर गई, और उसके बाद ये क्वेश्चन में दे रखा है कि स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, मतलब एक स्टेशनरी ब्लॉक से ये टकराती है बच्चों, राइट। उसके बाद फिर एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड, मतलब 0.03 सेकंड के बाद ये आपकी रेस्ट में आ गई। रेस्ट का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। बोलो, तो आपको निकालना है कि डिस्टेंस, फाइंड द कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब ये बुलेट ये इसके अंदर जो है कितना डिस्टेंस तक अंदर पेनिट्रेट कर गई, धस गई, राइट। और साथ में मुझे निकालना है इसको रोकने के लिए, इस वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट को रोकने के लिए कितना फोर्स इस पर लगाया। समझ में आई बात? ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मेरे डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन अगर मुझे निकालना है, तो जिस टाइम पर ये इस पर हिट हुई तो उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी? 150 मीटर पर सेकंड थी। बोलो, तो इनिशियल वेलोसिटी की 150 मीटर पर सेकंड हो गई, राइट। अब 0.03 सेकंड में अगर रुक जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वो मोशन वाली प्रॉब्लम होगी ना, ये जैसे मोशन में हम लोग पढ़ा करते थे, ये वैसे हमारा इसका आंसर भी ऐसे हो जाएगा। तो कैसे निकालूंगा मैं इसको? ऐसे इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से नहीं निकलेगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as में अगर रख दूं तो वी गिवन है मुझे, यस यू भी गिवन है मुझे, ए मुझे इसमें भी गिवन नहीं है, ठीक है। ये बड़ी समस्या है, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दो इस इक्वेशन में। और हमारे पास तीन इक्वेशन होती है ना, एक v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, बोलो। एक हमारे पास होती है s इक्वल्स टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, राइट। और एक होती है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन आपको बेटे याद होनी चाहिए सारे बच्चों को। अब यहाँ पर मुझे जो है डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों कंडीशन में, दोनों इक्वेशन में मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा कि इस बुलेट का एक्सेलरेशन मेरा कितना था, राइट। तो मुझे एक्सेलरेशन मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन से पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, राइट। कि कितनी रेट से ये डीएक्सेलेट हुई। भाई सिंपल सी बात है ना, कोई चीज रुक रही है इसका मतलब स्पीड कम हो रही है उसकी, तो डीएक्सेलेट कर रही है। तो पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालूंगा, देन मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन की मैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालूंगा, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये इसका आंसर मेरे आ जाएगा, तो मैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके मैं वुडन ब्लॉक द्वारा लगाया गया फोर्स भी निकाल लूंगा। समझ आ रही बात? तो इनिशियली पहले मैं क्या करूंगा बेटे, फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं एज v इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, u प्लस एटी, बोलो बोलो। फर्स्ट वाली क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी भी तो लगा सकते हो, उससे भी आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो v मेरा 0 हो गया बेटे, u कितना मेरा 150, और a मुझे फाइंड आउट करना, टाइम मेरा कितना है 0.03, राइट। ठीक है बच्चों, एक सेकंड, ओके, ठीक है बेटे। तो यहां से मैं इसे देखूं तो माइनस का 150 आ जाएगा इक्वल टू 0.03 इंटू ए हो जाएगा, बोलो बोलो, राइट। तो यहाँ से 0.03 डिवाइड में चलेगा तो माइनस 150 डिवाइड बाई 0.03 इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, तो 3 5 5000 आ जाएगा माइनस का, एक्सेलरेशन में रहेगा माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई बात? ठीक है। तो इसका मतलब वो एक सेकंड में उसकी वो जो है माइनस 5000 मीटर पर सेकंड के रेट से उसकी स्पीड कम हो रही है। समझे? ये एक्सेलरेशन मेरा आ गया बच्चों, बोलो समझ आई बात? अब यहाँ से एक्सेलरेशन मेरा आ गया तो मैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकाल सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इसके अंदर यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, मैं सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूँ, आप चाहो थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कितना मेरा 150 इंटू में 0.03, बोलो, राइट। प्लस में हाफ इंटू में ए कितना मेरा माइनस का 5000 इंटू में टी स्क्वायर कितना होगा 0.03 इंटू 0.03 लिख दू भाई, 0.03 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के मैं इसको 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्व कर रहा हूँ। ओके देखिए, तो मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 जीरो यहाँ पर आ गई, ठीक है बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो ये मेरा आया 15 3 जा 45, 45 बाई 10 तुम्हारा क्या आ गया 4.5, ठीक है। तो ऐसे इक्वल्स टू आ रहा है हमारा प्लस। अब देखो यहाँ देखो, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बोलो हाफ ऑफ 5000 कितना हो गया 2500, राइट। तो 2500 लिख दिया इसको मैंने, इनटू में 0.03 इंटू 0.03, तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे, पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे आ गई, राइट। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी, समझ आ रही बात। तो ये मेरा आ जाएगा 4.5 माइनस ये 25 इंटू 3 कितना हो गया, ये 3 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 225 हो जाएगा, ठीक है ना, 225 हो जाएगा, राइट। 225 डिवाइड बाई 100 है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मेरा कितना है 4.5 में से 4.25 को माइनस करूंगा, तो ये आएगा 5, राइट। तो ये आ गया 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2.25 मीटर तक ये अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मेरा कितना आ गया बेटे 2.25 मीटर, इतने मीटर तक पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है बच्चों, राइट। उसके बाद मैं अगर सेकंड इक्वेशन को करना चाहूंगा, सेकंड वाला फॉर्मूला में अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, फोर्स निकालना मुझे कितना इसने लगाया, तो क्या आ जाएगा मेरा डिस्टेंस मेरा आ गया, तो ये आ गया फोर्स इक्वल टू क्या होगा बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलो बोलो मास कितना है इसको 10 kg है ना, 10/1000 है ना, बोलो 10/1000 मेरा इसका मास हो गया, और एक्सेलरेशन कितना माइनस का 5000 आएगा, बोलो बोलो ये है मेरा एक्सेलरेशन जो है माइनस 5000। अब इसको मैं 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया माइनस का 50 न्यूटन, ये मेरे आगे बेटे फोर्स की वैल्यू, ठीक है बेटे, समझ आया, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें मोशन के और लॉज ऑफ मोशन के दोनों के कॉन्सेप्ट्स मिक्स है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन सब करोगे, इनकी प्रैक्टिस सॉल्व करोगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है, ओके। समझ आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, थैंक यू, लिख लो सर। हाँ जी बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी का, ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आया था 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन इजी है काफी, इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है ना, बच्चे से मुश्किल बना देते हैं, जरा ध्यान दो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 kg, देखिए एक ऑब्जेक्ट है बेटा 100 kg का, वो एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट आपका 100 kg का, कितना मास कितना 100 kg का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, उसकी स्पीड बेटे 8 मीटर पर सेकंड से वो एक्सेलरेट हुआ कितना बेटे, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड कितनी हो गई, सेम ऑब्जेक्ट है बेटे, मास तो चेंज होता नहीं है, बोलो समझे, सेम ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई बेटे 8 मीटर पर सेकंड हो गई, राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है 100 kg का, मास तो मुझे रखा है एम कितना है बेटा 100 kg, अब वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट का मतलब क्या, उसकी स्पीड आपकी इंक्रीज कर रही है, राइट। 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो गई, आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको डीपी भी कहते हैं, ठीक है। आप छोटे बच्चे हो तो स्मॉल डी लिखो, ठीक है ना, आपको डीपी की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है। अब देखो मोमेंटम जो है बेटा, इनिशियल मोमेंटम मैंने मान लिया इसका P1 और फाइनल मोमेंटम मैंने मान लिया इसका P2, राइट। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम में चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। भाई किसी की स्पीड मान लो 5 से 8 हुई इसकी स्पीड, तो स्पीड में चेंज कितना आया, 3 का चेंज आया ना, तो 3 कैसा है 8 माइनस 5, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है P2 माइनस P1, बोलो। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होता है इसका बेटे, मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, बोलो m इनटू v हो जाएगा, राइट। तो इनको मैं यहां पुट करूंगा, इनकी वैल्यूज को मैं यहां पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटे, m इनटू में v माइनस m इनटू में u, राइट। मास में यहां से कॉमन ले लूं, m इनटू में v माइनस u, ये मुझे क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। अब यहां मैं इनकी वैल्यूज यहां से पुट कर दूंगा और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम में निकल करके आ जाएगा, तो क्या आएगा निकालो जरा, 100 इंटू में 8 माइनस 5 कितना आ गया बेटे, 100 इंटू में 3, आंसर कितना है 300 kg मीटर पर सेकेंड, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट। बस चेंज इन मोमेंटम इतना ही है, ठीक है बेटे। अब मुझे निकालना है फोर्स अप्लाइड, राइट। आप जानते हो बेटे अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लगना है। अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला हमारा जो होता है ना बेटे,
अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अप्लाइड फोर्स हमारा इक्वल टू होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी ओवर डीटी। बोलो यही तो होता है, डीपी ओवर डीटी में चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, यही तो होता है बेटे। तो इसको आप निकाल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम कितना बेटे 300 है, राइट, और टाइम कितना मेरा 6 सेकंड। आंसर कितना आ गया मेरा 50 न्यूटन, राइट। आप इसे कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाला, मुझे याद था, ठीक है भाई, आपने कहा सर फोर्स तो मेरे को ये पता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल लो, ये भी तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, समझे। चेंज इन मोमेंटम मेरा क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू लिखा था मैंने अभी, तो यहाँ इसके प्लेस पर ये वैल्यू आ रही है, अपॉन में टाइम आ रहा है, तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई में 8 माइनस 5 डिवाइड बाई टाइम कितना आया मेरा 6 आया, तो आंसर तुम करोगे तो आपका वही 50 न्यूटन ही आपका आंसर आएगा, कहीं से भी कर लो क्वेश्चन, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 16। हाँ तो बेटे अब नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लास्ट टॉपिक है बेटे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटे कि कोई बॉडी जो है, देखो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा बेटे थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। ज्यादा इसमें से जो है क्वेश्चंस जो थे आपके वो पहले आया करते थे, बट अभी टॉपिक जो तुम्हारा डिलीट हो गया पिछले 4-5 ईयर्स से, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या है, इट मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट देन सेकंड ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, वो अगर दूसरी बॉडी पे, जैसे फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी है, ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड वाली बॉडी पे कुछ फोर्स लगाती है, ठीक है ना, लेट्स से कि ये कुछ फोर्स लगा रही है 50 न्यूटन का, राइट, तो सेकंड बॉडी भी उस पर सेम फोर्स लगाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन अदर बॉडी इज 50 न्यूटन, राइट, then the force applied by second body on the first body will be equal to 50 newton in opposite direction, negative sign indicate direction, ठीक है बेटे। तो कोई भी जो बॉडी तुम्हारी होती है, अगर वो दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगाती है तो वो बॉडी उतना ही फोर्स उस पहली वाली बॉडी पर लगाएगी, और लेकिन उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वो फोर्स, ठीक है। अगर मुझे मान लो ग्राउंड पर चलना है तो मुझे ग्राउंड को पीछे धकेलना पड़ेगा, मैं ग्राउंड पर बैकवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो ग्राउंड मेरे पर फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, तो मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। आइस में हम फिसल जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक्शन तो क्योंकि हम लोग एक्शन तो करने की कोशिश करते हैं, बट वो रिएक्शन नहीं हो पाता, समझ आ रही बात, ऐसा होता है। तो हमें जो है ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है बच्चों। एंड स्विमर जो होता है, जितनी स्पीड से जब कोई हम लोग राफ्टिंग कर रहे होते हैं या स्विमिंग कर रहे हो तो पानी को हम पीछे फेंकते हैं और हम पानी में आगे फेंकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें जो है पुश करना पड़ता है, स्विमर जो होता है पुश करता है वाटर को बैकवर्ड इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है जब आप गन चलाते हो तो झटका आता है पीछे से, ठीक है ना, तो बुलेट जो है वो आगे निकलती है, और गन हमारी जो है जितना फोर्स बुलेट गन के ऊपर, सॉरी गन बुलेट के ऊपर लगाती है उतना ही फोर्स बुलेट भी गन के ऊपर लगाती है, समझे। बट लेकिन वो गन जो है बुलेट की स्पीड नहीं पकड़ पाता, क्यों, जरा ध्यान दो। उसके बजाय उसका वजह क्वेश्चन है तुम्हारा आता है सी, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, वो जब फोर्स जो होता है ना बेटे, सी ध्यान दो, वो मास इनटू में एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है जो चीज सामने सामने होती है ना बेटे, उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है हमेशा, समझ आ रही बात। अब मास जितना समझे ना, तो जरा ध्यान दो, होता क्या है कि जैसे हम बात करते हैं मास जिसका जो है, आप देखते हो कि उसका मास बहुत ज्यादा होता है, सी ये तो हमारा हो गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, बट हाउ अबाउट द ए एंड एम। मैं अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो फोर्स अपॉन में मास हो जाएगी, बोलो फोर्स डिवाइडेड मास हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो चीज रेसिप्रोकल में आती है उसमें इनवर्स रिलेशन बन जाता है, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, राइट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, मास कम फोर्स कम, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा, इसमें उल्टा रिलेशन होता है, ये बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, एम इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और एम अगर डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, सी ध्यान दो, यहाँ पर एक ये गन है और एक छोटी सी बुलेट है, तो गन का मास जो है बुलेट के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, समझे। तो अब कोई चीज चल रही है, इसका मतलब क्या है, वो स्पीड में है तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व रहता है, राइट। तो जिसका मास मेरा कम होगा उसका एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, समझे। अब जो बुलेट आपकी उसका मास कम है, तो वो तेज स्पीड से जाएगी, समझे ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि बुलेट गन के ऊपर फोर्स नहीं लगा रही, बुलेट भी गन के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है, बट गन जो है वो उतनी बुलेट की स्पीड से नहीं चल पाती, क्यों, क्योंकि गन का मास ज्यादा होता है। तो गन का मास ज्यादा होने से क्या होता है, गन का एक्सेलरेशन जो होता है वो कम होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो हल्का झटका देती है। बट ऐसा नहीं है कि जितनी स्पीड से बुलेट निकल रही है उतनी स्पीड से गन जाएगी,
गन अगर उतनी स्पीड जाएगी तो चलाने वाला ही मर जाएगा, समझ आ रही बात, राइट। बट गन का मास जो है वो ज्यादा होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, समझ आई बात। तो ये मैं ये आपको रीजन लिखने को आएगा, ठीक है, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये रीजन आपको लिखने को आता है कभी कभी कि गन जो है उस पर रिकॉलिंग फोर्स जो लगता है वो इक्वल लगता है, बट फिर भी गन जो है वो बुलेट की स्पीड से पीछे क्यों नहीं आती है, क्योंकि गन का मास जो है वो हैवी है, दैट इज वाई उसका एक्सेलरेशन हैवी नहीं हो पाता, मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन उसका कम हो जाता है, समझ आई बात, ठीक है बेटे। चैप्टर का समझ आया आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कहाँ से मेरी वीडियो देखो बेटे बताना जरूर। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।